हेलो बच्चों, कैसे हो। सबसे पहले आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार आप वीडियो को देख रहे हो और अब लगातार आपके पास टॉपिक आते जाएंगे। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि जो 12th क्लास के जो चैप्टर हैं उनको मैं पहले से आइडेंटिफाई कर दूं, क्योंकि बोर्ड क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी पास आउट हो गए वो तो अलग बात है, जो पास आउट होने वाले हैं या जो अभी नया जो सत्र चलेगा वो ऑनलाइन चल रहा है। फिलहाल ऑफलाइन क्लासों का भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है कब खुलती है। तो जो चैप्टर पढ़ा था आपने उसमें सबसे पहले पार्ट आपने देखा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम के प्रकार देखे। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं वाइनस्टोन ब्रिज। यह वाइनस्टोन ब्रिज आखिरकार कैसे काम करता है और ये क्यों यूज किया जाता है इस चैप्टर के अंदर। जो आज पढ़ेंगे वो सारा का सारा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। जितने भी आप प्रैक्टिकल करते हो लेबोरेटरी के अंदर, वो हर एक चीज़ के बारे में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और ये थ्योरी बेस भी है और प्रैक्टिकल बेस भी है, तो दोनों पर आपको मौका मिलता है। आज तो इनकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस समझकर विधि समझें और जब भी आपको लेबोरेटरी में जाने का मौका मिलेगा या जिस दिन स्कूलें खुलेंगी तब आपको लेबोरेटरी के माध्यम से हर एक एक्सपेरिमेंट आपको समझा देंगे, तो और डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा ओनली फॉर बेसिक समझें। वाइनस्टोन ब्रिज क्या होता है कि चार चतुर्भुज के रूप में, एक समचतुर्भुज होता है जिसमें चार प्रतिरोध लगे होते हैं और चारों प्रतिरोध एक ब्रिज के रूप में लगे होते हैं, और जिनमें जो चौथा प्रतिरोध है वो अज्ञात होता है, उसी का मान ज्ञात करते हैं। जिनमें तीन प्रतिरोध का मान दिया होता है चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं डायग्राम कि आखिरकार डायग्राम बनता कैसे। देखिए बच्चों, एक समचतुर्भुज है तो आपको मालूम है ऐसा समचतुर्भुज बना लीजिए, नहीं तो एक अच्छे से डिजाइन कर लीजिए आप। यहां से ये समचतुर्भुज, ठीक है बच्चों। इस समचतुर्भुज को एक बैटरी से जोड़ दीजिए, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। अब इन चतुर्भुज में क्या है, चार प्रतिरोध तार जुड़े होते हैं, 1 2 3 4। तो यह जो पार्ट है वो जाएगा ए बी सी और डी, और इनके माध्यम में क्या है, एक गैलोमीटर जुड़ा होता है आई जी, ये गैलोमीटर जुड़ा होता है। और यहां से आप मान सकते पी प्रतिरोध, क्यू आर और एस, ठीक है बच्चों। अब इनमें से जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है, तो आई वन की जो डायरेक्शन है वो तो जाएगी इधर और आई टू की डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड। अब इसकी जो लूप है वो लूप इस तरह से बनेगी, फर्स्ट की जो लूप, फर्स्ट की जो लूप। अगर आपने सी डी या बी सी डी बी ली तो इसी की आप लूप बना सकते हैं, ये आपकी दूसरी लूप बन जाएगी। तो इनकी जब परिभाषा बनाई कि वाइनस्टोन ब्रिज है क्या, तो दोबारा ध्यान से देखो बच्चों, पी क्यू आर एस चार चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज में चार प्रतिरोध लगे होते हैं, चौथा प्रतिरोध वो अज्ञात होता है, उसी का मान ज्ञात करते हैं संतुलित अवस्था के माध्यम से। और ए सी के मध्य विद्युत भागफल या बैटरी जुड़ी होती है और बी डी के मध्य क्या जुड़ा होता है, गैलोमीटर जुड़ा होता है। और यह गैलोमीटर संतुलित अवस्था में जुड़ा होता है कि बिना धारा ग्रहण किए हुए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में काम में आता है, इस तरह से। अब जैसे इसमें कुंजी भी लगी है, कई बार इसमें कुंजी भी लगी, उस कुंजी को जैसे डॉट करते हैं तो इनमें से क्या है, पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट जुड़ा रहता है और उनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, संतुलित अवस्था ज्ञात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, वही स्टोन ब्रिज से संतुलित अवस्था, क्या बच्चों, पी क्यू एस आर, एक तो ये हो गई। और जो अज्ञात एस है उसके माध्यम से लेंगे क्यू अपॉन पी गुणा आर, ये अज्ञात प्रतिरोध तार का मान है, 1 और 2। अब कह रहे ये जो सूत्र है, इस सूत्र को इन वाइनस्टोन ब्रिज के माध्यम से कैसे प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव किया जाता है, इसी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लूप है, फर्स्ट लूप क्या है, ए बी डी ए। तो आप देखिए किरचॉफ के लूप के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम लूप के अनुसार क्या है, ए बी डी ए, यह भी एक क्या है, समचतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। दो समचतुर्भुज हैं, तो फर्स्ट जो समचतुर्भुज है
वो इस तरह से बनेगा ABDA। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ऊपर वाली जो लूप लेते हो तो ये I1P ये तो जाएगी पॉजिटिव, और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिशन में है। देखिए ध्यान से, यहां से चलकर यहां तक आकर यहां जाती तो इसकी डायरेक्शन इस साइड होती तो ये पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है तो ये I2 वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो लूप के अनुसार क्या होता है, I1P प्लस IG माइनस I2R इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। ध्यान से देखो बच्चों, ये इक्वेशन 1 2 3। अब कह रहा है कि जो IG का मान है वो संतुलित अवस्था में है तो इसका जो मान है वो शून्य होता है। तो ये इक्वेशन एक्यूरेट आ जाएगी, I1P माइनस I2P। यहाँ से P है, यहाँ से R है, तो ये इक्वल हो जाएगा I1P बराबर I2R। ये इक्वेशन हो गई 4। ये तो आपका फर्स्ट लूप हो गया। देखिए ध्यान से बच्चों, A से चलकर जब सीरीज B तक जाती है, B से वापस D और D से A, तो अगर A को आप यहाँ मान लीजिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो A को यहाँ मान लीजिए और C को आपके पास ये है। तो फर्स्ट लूप है I1P प्लस IG, इसको IG से व्यक्त किया जाता है, और यहाँ से हो जाएगा I2R, ये इसकी डायरेक्शन अपोजिशन है तो ये आ गया नेगेटिव। और IG का क्या संतुलित अवस्था में है, ये बिना धारा ग्रहण किए हुए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये आपकी इक्वेशन आ गई 4। इसी प्रकार दूसरी लूप का चेक करते हैं। इसी प्रकार लूप है B C D B में। तो ध्यान से देखिए, यहां से जो लूप है वो क्या जाएगी, यहां से तो आ जाएगी I1, और ये डायरेक्शन आपको पता ही है, इसकी जो डायरेक्शन है वो जाएगी I2। तो अब ध्यान से देखिए, I1 Q माइनस I2S प्लस IG, आ रहा है समझ में, इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। यह हो जाएगा I1S बराबर I2S, यहाँ से हो जाएगा Q और यहाँ से हो जाएगा S। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5। अब समीकरण नंबर 4 और 5 में डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 4 में 5 का भाग देने पर तो क्या जाएगा बच्चों, देखो I1P, यहां से क्या हो जाएगा I1Q, I2R, और यहां क्या जाएगा I2S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, P इक्वल टू Q इंटू R अपॉन S। एक तो ये इक्वेशन आ गई। अब S का ज्ञात प्रतिरोध है तो आपको मालूम चल गया, ये आपका सूत्र प्रूफ हो गया। ये किरचॉफ के नियम के माध्यम से व्हीटस्टोन ब्रिज का मान ज्ञात किया जा सकता है। और भी इजी समझना हो तो दोबारा आप ध्यान से देखिए डायग्राम को। डायग्राम में कुछ कोई खास ज़्यादा नहीं है, पहले आप थ्योरी पार्ट को समझिए बहुत अच्छे से। और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जैसे प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में जब ले जाते हैं 12th वाली साइंस को, वहाँ ये हर एक चीज़ डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखना है बच्चों, ABCDE समचतुर्भुज है जिनमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, और 3 प्रतिरोध का तो मान दिया होता है, चौथे प्रतिरोध का अज्ञात होता है। वो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, और ये एक ब्रिज के रूप में लगे होते हैं जिनका नाम दे दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये जो G है वो BD के मध्य लगी होती है, वो संतुलित अवस्था में है। ये धारा की दिशा बताती है, ये बिना धारा ग्रहण किए हुए धारा की डायरेक्शन बताती है। और AE के मध्य विद्युत वाहकबल या बैटरी जुड़ी होती है। इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, लूप फर्स्ट व लूप सेकंड के माध्यम से इन दोनों सूत्र को प्रूफ करते हैं। क्या वास्तव में ये लूप के माध्यम से सूत्र की पालना करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये दोनों सूत्र की पालना करते हैं। कैसे? आपने सबसे पहले पार्ट लिया ABDA। इनमें ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर यहाँ सबसे पहले लगो है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। I1P पॉजिटिव, IG माइनस I2R, ये आपकी इक्वेशन आ गई। IG का मान है वो 0 है, क्योंकि वो धारा ले ही नहीं रहा है। गैल्वेनोमीटर बिना धारा ग्रहण किए धारा की क्या दिशा बताता है, इस वजह से क्या होता है, इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार दूसरे लूप में BCDB, अगर ये नहीं ले सकते हो तो ये भी ले सकते हो, CDBC। मैंने ले लिया BCDB,
एक चतुर्भुज ले लिया, इनमें मैंने डायरेक्शन ली I1 क्यों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इस लूप के माध्यम से ये जुड़ा है। इनमें ये जो पोर्शन है ये IG इन दोनों का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो दोनों के जो इक्वेशंस हैं वो आने के बाद इस इक्वेशन में फर्स्ट वाले में सेकंड को डिवाइडेशन करते हैं, जैसे समीकरण नंबर 4 में 5 का भाग देते हैं, तो ये जो आखिरकार आपकी जो इक्वेशंस आ रही हैं इन इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वेनस्टोन ब्रिज की सहायता से अपन एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं और ये किरचॉफ के नियम के माध्यम से ज्ञात होता है। अब इस टॉपिक को देखिए बच्चों ध्यान से, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब देखिए बच्चों मीटर ब्रिज, नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं मीटर ब्रिज। नाम से पता चलता है वो तो था वेनस्टोन, ये है मीटर ब्रिज। अब इनका पहले क्या करते हैं, अपन डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। एक तो एल आकार की पत्ती होती है ऐसे, ये एल आकार की, इनके मध्य में एक ये पत्ती होती है सीधी, एक दूसरी पत्ती होती है ऐसे, और इसको थोड़ी सी बड़ी पत्ती बना लीजिए इसके अप्रोक्सीमेटली, ठीक है बच्चों। और इनको आप एक साथ जोड़ दीजिए, इस पत्ती के माध्यम से यहाँ से बैटरी से, यहाँ डॉट कुंजी से, और जोड़ के आप यहाँ से जोड़ दीजिए। ये पार्ट ए हो जाएगा और ये पार्ट हो जाएगा सी, और ये माइनस से प्लस, ये बैटरी ई है, ये कुंजी के है और ये धारा की दिशा आई है। इनमें क्या करेंगे, दो डॉट होते हैं, इस पत्ती के मध्य में एक आरबी बॉक्स जोड़ देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी, एक सेंटर में होती है एक लास्ट में होती है। इस लास्ट वाले में अज्ञात प्रतिरोध तार जोड़ देते हैं, इसी का मान ज्ञात करते हैं। इस नोड से आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इस माध्यम से आपने क्या है, गैल्वेनोमीटर जोड़कर, और आपको जोकी के माध्यम से जे से जोड़ना है। ये पोर्शन आपका हो जाएगा बी। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो पहले वाला पोर्शन है ना, ये तो पोर्शन हो जाएगा पी, ये पोर्शन हो जाएगा क्यू, और ये पोर्शन हो जाएगा आर, और ये पोर्शन हो जाएगा एस। अब P का जो मान है, ध्यान से देखिए बच्चों कि ये जो B वाला पोर्शन है, इस पोर्शन की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, R है, और ये टोटल जो दूरी है वो 100 माइनस R, ये दूरी हो जाएगी, और इनकी जो टोटल जो लेंथ है वो 1 मीटर है। इस टोटल तार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। आपके सामने ये डायग्राम नजर आ रहा है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज का सेम वो का वही फॉर्मूला लागू होता है जो वेनस्टोन ब्रिज में लागू होता है। जैसे क्या, इनका फॉर्मूला वही लगा होता है P इंटू क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। एक तो ये संतुलित अवस्था का फॉर्मूला, और अज्ञात प्रतिरोध का जब मान ज्ञात करते हैं तो वो इक्वेशन, इसका मान ज्ञात करना है इसमें। तो मैं थ्योरी को पोर्शन को लिख नहीं रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे या लेबोरेटरी में जाओगे तो ये टॉपिक आपका बाकायदा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले एल आकार की 2 तांबे की पत्ती होती है, इनके मध्य एक पत्ती लगी होती है स्टील की या तांबे की लगी होती है। इन एल आकार की पत्ती का एक नोड और सिंपल पत्ती है या प्लेन पत्ती का एक नोड, वो तो जोड़ देते हैं आरबी से। आरबी का होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। और ये होता है अज्ञात प्रतिरोध, और ये अज्ञात प्रतिरोध मालूम नहीं होता, ये नाइक्रोम का तार होता है, उस तार को काटकर छोटा सा जोड़ देते हैं। उसके माध्यम से क्या है, इन मीटर ब्रिज के माध्यम से ये तार का मान ज्ञात करेंगे। आगे देखिए, ये AC 1 मीटर लंबा मैंगनीज या कांस्टेंट का तार होता है और बहुत ही मजबूत तार होता है, और ये 1 मीटर होता है या 100 सेंटीमीटर का होता है। एक तख्ती होती है लकड़ी की, उस तख्ती के ऊपर एक तार खर्चा होता है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का। अब यह कह रहा है कि बी नोड के अंदर गैल्वेनोमीटर के माध्यम से जोकी को लगा दिया जाता है। ये जोकी क्या काम करती है कि इस तार पे वो मान या वो स्थिति ज्ञात करते हैं जहां धारा का मान या धारामापी का मान शून्य प्राप्त हो। शून्य का मतलब वो एक संतुलित अवस्था होगी जो गैल्वेनोमीटर बिना धारा ग्रहण किए हुए वो संतुलित अवस्था ज्ञात कर सके। वो अपन इस जोकी के माध्यम से ज्ञात करेंगे। जो वो मान आएगा
वो मान 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास समीकरण प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले आप थ्योरी जब बनाओ तो ये बनाना कि मीटर ब्रिज एज ए व्हाइट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे आधारित होता है। उनमें 2 तांबे की एल आकार के पत्थर होते हैं या पत्ती होती हैं। एक एल आकार की पत्ती एक सिंपल प्लेन या सीधी पत्ती के मध्य आर भी जोड़ दिया जाता है, दूसरे नोड पर अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है और प्लेन पत्ती के सेंटर से गैल्वेनोमीटर व जोकी की सहायता से जोड़ दिया जाता है और ए से 1 मीटर का लंबा कांस्टेंट या मैग्नीज का तार जुड़ा होता है और इनको बाह्य स्रोत के माध्यम से बैटरी या कुंजी की सहायता से इस परिपथ को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे परिपथ में से धारा प्रवाहित करते हैं तो उनमें क्या है, जोकी के माध्यम से या गैल्वेनोमीटर के माध्यम से वो स्थिति ज्ञात करते हैं जब धारामापी का मान 0 प्राप्त हो, वो अवस्था अपन ज्ञात करते हैं। तो इसके माध्यम से आपको मालूम है कि ये जो आर और ये 100 माइनस आर, इनका आर का जो मान चेक करते हैं वो एक्यूरेट कितना आता है, इसके माध्यम से इक्वेशन चेक करते हैं। तो ध्यान से देखो कि ये जो पी वाला पोर्शन है, ये जो पी का पोर्शन है वो तो जाएगा एक्सएल और ये जो क्यू का जो पोर्शन है बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या जाएगा 100 माइनस आर और ये क्या हो जाएगा आर है ना एक्स आर, तो यहाँ जाएगा एक्स आर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पी क्यू की जगह आप मान रख सकते हो। पी क्यू की जगह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पी के बराबर रखिए, मैं कह रहा हूं कि पी के ऊपर जो आर का मान है वो एक्स लिया। एक्स एक अज्ञात संख्या है, वो मालूम नहीं है। अगर वो दी होती तो आप इनमें से ज्ञात कर सकते हो कि जैसे सपोज करो कि आपकी संतुलित स्थिति 40 सेंटीमीटर आ रही है तो आप ये आर का मान है वो तो 40 रख देते, यहाँ से 100 माइनस 40 बराबर 60, तो ये हो जाते 60 और दोनों का जब योग करते 60 और 40 तो आपका हो जाता 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो ये जो पार्ट है P और Q, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि आपको इस फॉर्मूले के माध्यम में रखना है या आप डायरेक्ट रख सकते हो। तो अगर चारों का मान दिया हो संतुलित अवस्था में, अगर P, Q, R, S अगर 4 के मान दिया हो तब तो ये संतुलित अवस्था का समीकरण नंबर 1 ज्ञात करना है। अगर किसी एक अज्ञात का मान पूछ रखा है, S का मान अगर नहीं दिया हो तब क्या है, अब आप कहोगे सर ये R का मान क्या है, कि R का मान यहां मान ले लीजिए 1 ओम, क्योंकि 1 ओम के ऊपर ये मान आ रहा है तो ये आपका 1 ओम हो गया और S का मान आपको मालूम नहीं, वो अज्ञात है। तो आप समीकरण नंबर 2 के माध्यम से ये ज्ञात कर सकते हो S बराबर Q का मान कितना बच्चों X 100 माइनस R और P का मान कितना है X R, तो X R इंटू 1, R का मान 1 हो गया। S ध्यान से देखिए, अगर R का मान 1 ओम हो, अगर नहीं मालूम हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ R का मान R रख सकते हो। अगर न्यूमेरिकल में अगर आपको R दे दिया जाए, अगर ये 2 मान दे दी जाए तो यहाँ R की जगह R रख दीजिए, Q की जगह ये रख दीजिए, R की जगह P की जगह ये रख दीजिए, X से X कैंसल, तो ये हो जाएगा 100 माइनस R इंटू R इंटू कैपिटल R। अगर यहाँ R की जगह L दे दिया हो, लेंथ लंबाई दे दी जाए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 100 माइनस L, तब ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगा XL 100 माइनस L, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 100 माइनस L, ये हो जाएगी L और ये हो जाएगी L और ये हो जाएगी L। अब मैं कहूँ कि यहाँ L का जो मान है वो 40 सेंटीमीटर के ऊपर आ रहा है, तब आप इसका माध्यम से ज्ञात कर सकते हो S बराबर 100 का मान आ रहा है 100 माइनस 40 बट्टा 40 और ओम का मान आप देख लीजिए 2 ओम पर आ रहा है, तो आप इसे 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 60 बट्टा 40 गुणा 2, 0 से 0 कैंसल, 12 बट्टा 4 इंटू 3। अज्ञात प्रतिरोध का मान है वो 3 ओम हो जाएगा। तो इसके माध्यम से क्या है, इससे आप मान ज्ञात कर सकते हो। ये बेसिक जानकारी है, ज़्यादा यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब आएगा तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आपको पता चले इस तरह के सर्किट्स होते हैं, आप इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हो और सर्किट को जोड़कर आप उसको अच्छी तरह से आप रीडिंग ले सकते हो, तब बहुत कुछ चीज़ें आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यह आपका पोर्शन हो गया मीटर ब्रिज, शायद तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं विभव मापी। अब बच्चों बात करते हैं विभव मापी। विभव मापी को देखते हैं। विभव मापी क्या है, आखिरकार पहले डायग्राम देखते हैं। बैटरी
कुंजी, धारा नियंत्रक। इस सर्किट को आपने एक तरफ जोड़ दिया, दूसरे सर्किट को बैटरी से माध्यम से जोड़कर, गैलोमीटर जोड़कर और जे से जोड़ दिया, और ये एल लंबाई है। ए, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी। ये कुंजी Q1, ये E1 माइनस ए प्लस RH1 माइनस प्लस E2। देखो ये तो हो गया प्राथमिक परिपथ। और यह होगा द्वितीयक परिपथ। आखिरकार ये काम क्या करता है? सबसे पहले देखो, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है कि वोल्टमीटर के माध्यम से जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो वोल्टमीटर क्या करता है, कुछ धारा अपन को क्या कंज्यूम कर लेता है खुद। वोल्टमीटर जैसे किसी सेल की जब आप रीडिंग नापते हो तो कुछ धारा या कुछ वोल्टेज या कुछ विभवांतर वो खुद ग्रहण कर लेता है। और विभव मापी क्या करता है कि बिना धारा ग्रहण किए हुए उनका जो एक्यूरेट है विद्युत वाहक बल या दो सिरों का जो विभवांतर है वो करेक्ट देता है आपको। तो वोल्टमीटर की तुलना में जो शुद्ध मान देता है वो विभव मापी देता है। विभव मापी में जो मान आता है वो एक्यूरेट आता है, करेक्ट। तब आप इसकी एक्सप्लेनेशन ये कह सकते हो कि एक ये तख्ता होता है, लकड़ी का बना हुआ तख्ता होता है, और तख्ते के ऊपर 10 तार होते हैं व्हाइट कलर के, जो नाइक्रोम में मैंगनीज और कांस्टेंट के बने होते हैं। तो एक तख्ते का लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस तख्ते के ऊपर 10 नाइक्रोम के तार होते हैं। एक तार 1 मीटर का होता है, टोटल तार होते हैं 10 मीटर। अब आप क्या करो, इस परिपथ को जब बैटरी के माध्यम से कुंजी व धारा नियंत्रक के माध्यम में जब प्राथमिक परिपथ को पूरा करते हो तो द्वितीय परिपथ में बैटरी और वो गैलोमीटर व जॉकी के माध्यम से आप इस सर्किट को पूरा किया जाता है। और ये क्या करता है, ये विभवांतर ज्ञात करता है, दो चालक तार के सिरों के मध्य या विद्युत वाहक बल का शुद्ध मान ज्ञात करता है बिना धारा ग्रहण किए। ये तो इसका पार्ट होगा विभव मापी का। अब इसका जो मेन पार्ट है एक्सप्लेनेशन वो देखते हैं। विभव मापी में एक छोटा सा नाम होता है विभव प्रवणता। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, विभव प्रवणता। ये एक सदिश राशि है। इसी को अक्ष से व्यक्त किया जाता है। आखिरकार इसकी परिभाषा क्या, देखो, विभव मापी के एकांक लंबाई पर, विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता कहते हैं। विभव को विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। आइडिया हो गया, अक्ष से व्यक्त करते हैं। अक्ष बराबर, देखो ध्यान से, V = I। ये AB से व्यक्त करते हैं, विभवांतर बट्टा धारा। इस x का मतलब जितने एकांक क्षेत्र लंबाई के चालक तार में जो धारा बह रही है उसमें कितना विभवांतर है उसके सापेक्ष अपन ज्ञात करते हैं। और यह क्या ज्ञात होता है, ओम के नियम के माध्यम से ज्ञात होता है। तो ध्यान से देखिए, V = होता है IR, और यहाँ से हो जाता है AB। देखो ध्यान से बच्चों, ये L लंबाई के सापेक्ष भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको L भी ले सकते हो। ये एकांक लंबाई है जितने जो धारा बह रही है, तो आप क्या कर सकते हो, VAB × I, तो ये हो जाएगा L। अब R का मालूम है आपको क्या होता है, ρL × A। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, L से L कैंसल, तो I × ρ × A। ये आपका विभव प्रवणता का सूत्र आ जाएगा, I ρ × A। ये आपका सूत्र आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो R का मान है वो रो क्यों लिया कि ये लंबाई के समानुपाती, अक्षेत्र बल के व्युत्क्रमानुपाती। जब दोनों मान को एक साथ रखते हैं, जो ये समानुपाती स्थिरांक की जगह अपन रो लेते हैं, ये रो क्या करता है, प्रतिरोध का समानुपाती स्थिरांक है। तो इस R की जगह ये मान रख दिया, ये आपके पास विभव प्रवणता जाती है। कई बार आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको ये बताना है कि विभव मापी के चालक तार के एकांक लंबाई के विभव को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे अक्ष से व्यक्त किया जाता है, और यह एक सदिश राशि है, और इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से व्यक्त कर सकते हो।
और ये क्या काम करते हैं विभवमापी? ये विभवमापी है विद्युत वाहक बल का शुद्धता का जो मान है वो बिना धारा ग्रहण किए हुए उनका मान ज्ञात करता है, एक्यूरेट। अब इनके कुछ अनुप्रयोग हैं 2। तो विभवमापी के जो अनुप्रयोग है छोटे छोटे उसके बारे में चर्चा करते हैं। विभवमापी के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। तो बच्चों सबसे जो पहला अनुप्रयोग है, इसके 2 अनुप्रयोग हैं। तो पहला जो अनुप्रयोग है उसका डायग्राम देखते हैं। 2 सालों की तुलना करना। तुलना करना, इसकी जो इक्वेशन है वो ऐसे आएगी, E1/E2 L1/L2। इस तरह की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। डायग्राम वही बनेगा जो जैसे बन रहा है। पेन से बनाता हूं, देखिए बच्चों ध्यान से। डायग्राम क्या बनता है, देखिए यह तो आपका हो गया बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक। इस प्राथमिक सर्किट को पूरा करते हैं और द्वितीय सर्किट इसमें वही बैटरी का सिरा ए, एक अगेन बैटरी का सिरा, यहां से एक सिरा, यहां से 2 सिरा, यहां से 3 सिरा, और यहां से क्या होता है जेनरोमीटर लगाकर और जोकी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। और ये माइनस से प्लस, ये प्राथमिक सेल है, ये कुंजी K1 है और ये RH है। और ये हो जाएगा माइनस से प्लस E1 और ये हो जाएगा E2 माइनस से प्लस, ये कुंजी K। ये द्विमार्गी कुंजी है, ये एकल मार्गी कुंजी है। अब ध्यान से देख लो बच्चों करना क्या है। ये पार्ट होगा A, ये पार्ट B, ये पार्ट C। जब 2 सेलों की जब तुलना करते हैं तो प्राथमिक सर्किट का जो EP जो प्राथमिक सेल है वो E1 E2 की तुलना में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए विभवांतर का मान। तो EP का मान जैसे अगर आपने 2 वोल्टेज रखा तो E1 और E2 का मान आप ये रख सकते हो 1.45 वोल्टेज या 1.08 वोल्टेज। कहने का मतलब ये होता है कि 2 सेलों की जब आप तुलना करते हो या जब ये एक्सपेरिमेंट ज्ञात करते हो, जब आपको 3 सेलों की जरूरत पड़ती है। 2 सेल तो आप बना लेते हो, एक लेक्लांसी सेल, एक डेनियल सेल। तो लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल को तो आपने यहाँ से जोड़ देते हो, यहाँ आप सूचक सेल यूज कर लेते हो। वो सूचक सेल उतना यूज करना है कि इन दोनों की तुलना में विभवांतर इसका ज्यादा हो। अगर ये कम हो गया तो आपकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, गणना नहीं कर सकते हो आप। तो जो प्राथमिक सर्किट का जो विभवांतर है वो ज्यादा होना चाहिए। और ये E1 E2 की जगह आप या तो सेल रख सकते हो, EP की तुलना में कम होनी चाहिए विभवांतर, या आप लेक्लांसी और डेनियल सेल लगा सकते हो। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जब सर्किट 1 व 2 या सर्किट 2 व 3, तो ये जो 2 है ये तो कॉमन है, ये तो गैलोमीटर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और ये जो कि क्या करती है, शून्य की विषय, ये पोजीशन बताती है कि धारामापी की जो शून्य की अवस्था कहाँ आती है वो आपको रीडिंग देती है। और इसमें 10 तार लगे होते हैं और 10 सेंटीमीटर लगा होता है। तो जैसे प्रथम सर्किट के लिए यूज करते हैं तो L1 की जो लेंथ की जो लंबाई है वो अगर 480 सेंटीमीटर आ रही है तो आप उसका मान ज्ञात कर सकते हो L1, L2, L3 अलग अलग रीडिंग के ऊपर। अब आपको करना क्या है कि कुंजी की जब 1 व 2 हो तो E1 का जो मान है वो क्या जाएगा बच्चों, x L1। और की का जो पार्ट है वो 2 व 3, तो यहां से क्या करोगे 3 या 2 को जब टच करोगे तो E2 का जो मान है वो आ जाएगा x L2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 में जब भाग दोगे तो क्या जाएगा E1 इंटू E, x L1 इंटू x L2, x से x कैंसल, L1 इंटू L2। तो ये पोर्शन आ जाएगा E1/E2 L1/L2। ये पोर्शन आ जाएगा, ये एक विमाहीन राशि है, मात्रकहीन, या मात्रकहीन बड्डा भी लिख सकते हो। ये आपका 2 सालों की तुलना में हो गया, कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। ये जब सर्किट एक्सपेरिमेंट जब करते हो तब बहुत ज़्यादा समझ में आती है। करना कुछ नहीं है कि इस कुंजी को ना, ये 2 तो आपका कॉमन जुड़ा रहेगा। ये जो प्राथमिक सर्किट A1 जोड़ते हो तो ये E1 वाला सर्किट पूरा हो जाता है, E2 वाला सर्किट पूरा नहीं होता है। तो इनके माध्यम से जो लेंथ ज्ञात करते हो L, तो वो तो जाती है L1 और ये हो जाती है L2। दूसरा, तो ये जब क्लोज सर्किट होता है 2, 3 से जोड़ देते हो तो इनके मध्य में जो धारा आती है इन लेंथ के ऊपर कितना मान आता है वो आप ज्ञात कर सकते हो x L2, और ये हो जाएगा x L1।
एल का मात्रक मीटर है, इनका मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मात्रक इन विमा राशि हो जाएगी। ये एक तो पार्ट हो गया दो सेलों की तुलना करना, एक्सपेरिमेंट में आता है। एक पूछा जाता है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को देखते हैं बच्चों। इसी में दूसरे पोर्शन को देखना कि दो सेलों की तुलना कर ली और आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए अनुप्रयोग नंबर 2, विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। बच्चों आंतरिक प्रतिरोध का स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। स्मॉल आर का आपको मालूम है कि जो परिपथ के अंदर जो वायर जुड़े होते हैं, प्रतिरोध लगे होते हैं, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और ये धारा के मान में भी बाधा करते हैं, बाह्य प्रतिरोध भी धारा के मान में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड में लगे होते हैं दो आयनों के मध्य, एनोड व कैथोड, उनके मध्य में जो धारा बहती है उनके मध्य में रुकावट पैदा करते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक। डायग्राम देखिए, सेम वही डायग्राम बनेगा, वही सेम, पॉजिटिव माइनस, यहाँ से परिपथ कुंजी, ये धारा नियंत्रक, और इस सर्किट को आप पहले पूरा कर दीजिए ए सी पोर्शन से। अब कह रहा है कि यहाँ से बैटरी के माध्यम से जोड़कर यहाँ से आर बी जोड़ दिया और यहाँ से कुंजी जोड़ दी, और यहाँ से क्या करते हैं जो कि जोड़कर और जी से व्यक्त करते हैं। और ये जो पोर्शन है कुंजी वाला, ये पोर्शन क्या करते हैं बच्चों, इससे जोड़ देते हैं इस पोर्शन से, और यहाँ से क्या करते हैं कुंजी लगा देते हैं। और ये K2 हो गया, और ये माइनस से प्लस, ये E हो गया, ये EP सर्किट हो गया, ये K1 हो गया, और ये RH हो गया, और ये गैलोमीटर हो गया, ये हो गया B पोर्शन, और ये लेंथ हो गई। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। आंतरिक माने RB बॉक्स जुड़ा होता है, R2 का मान ज्ञात करते हैं। सेम वही है कि माना कि प्राथमिक सर्किट में एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक और AB एक चालक तार है, जोड़कर एक परिपथ का निर्माण करते हैं, और दूसरे परिपथ के माध्यम से द्वितीय परिपथ में बैटरी की सहायता से एक RB जोड़ दिया जाता है और एक कुंजी की सहायता से इस परिपथ को पूरा करते हैं। अब आपको करना क्या, ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ध्यान से देखो आप, कि जब K1 कुंजी लगाते हैं, ध्यान से देखो, इसकी कंडीशन देखो, बहुत ईजी है। कंडीशन यह है कि कुंजी के वो K1 यूज करते हैं, K1 तो हो जाएगा ऑन, और K2 की हो जाएगी ऑफ। तो इनका मतलब ये जो डॉट है ये हटा देंगे तो ये इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा, ये प्राथमिक सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जो पूरा पार्ट होगा वो हो जाएगा E बराबर अक्स एल, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा कह रहा है कि जब डॉट कुंजी K2 ऑन होता है तो ये क्लोज सर्किट हो जाता है, और क्लोज सर्किट होते ही मतलब लूप का नियम ये पालना करता है। तो इसमें E की जगह V आ जाता है, अक्स L2, और यहां जाता है L1। ये क्वेश्चन नंबर 2 यूज हो जाती है। देखो बच्चों, क्योंकि K2 लगाते ये कंप्लीट सर्किट हो गया, कंप्लीट सर्किट होते किरचॉफ ने दूसरा नियम कहा कि लूप का नियम व वोल्टा का नियम, प्रतिरोध हो, विभव पतन हो, आंतरिक प्रतिरोध हो, वो आपस में जुड़े हो, एक बंद परिपथ के रूप में हो, उनके मध्य का जो विभवांतर है वो शून्य होता है, वो समेशन V के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो V का पोर्शन हो गया अक्स L2, E का पोर्शन हो गया अक्स L1। अब ये जो सूत्र है वो आपने ज्ञात किया होगा बच्चों, E, V व R के मध्य संबंध ज्ञात किया था। तो क्या आया था, R बराबर E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर। ये एक सूत्र आया था आपका, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हो, ये आपका सूत्र आया था। इस सूत्र के माध्यम से मान रख दीजिए, R बराबर क्या जाएगा अक्स L1, और यहां क्या हो जाएगा अक्स L2 इंटू 1 गुणा R, अक्स से अक्स कैंसल, R बराबर L1 इंटू L2 इक्वल टू 1 इंटू R। तो R बराबर हो जाएगा L1 इंटू L2 अपॉन L2 गुणा R। यह आपका आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा।
आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। ये बच्चों जब एक्सपेरिमेंट जब ज्ञात करते हो, आप प्रैक्टिकल के अंदर रीडिंग बनाते हो या सर्किट को आप जैसे अपने हाथ से जोड़ते हो, तब बहुत कुछ आपके क्या डाउट्स भी क्लियर होते हैं और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बहुत कुछ चीज सीखते हो। थ्योरी के पोर्शन में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने आपने बेसिक जानकारी दी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि थोड़ा चलो बता देते हैं, बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए और इनसे अगर आपको एक्सपेरिमेंट में पूछ लिया जाए तब तो क्या 5 या 10 नंबर का आता है। एक मेजर आता है, 2 माइनर प्रैक्टिकल आते हैं जो ये मेजर में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आप इसके बारे में और अच्छे से मौका मिल सकता है, लेबोरेटरी के माध्यम से सीख सकते हो, या अगर आपके पास में कोई डायग्राम और कैलकुलेशन आ गई एग्जाम में तब आप आराम से बना सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। ये चैप्टर फिनिश करते हैं। अब कल वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये तो आपका काम है ही, करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों का आपसे प्यार भी मिल रहा है और मेरी तरफ से होगी, मैं कोशिश ज़रूर यही करूँगा कि हर एक वीडियो डेली को अपलोड कर दूं तो आपको कुछ सीखने को मौका मिले। धीरे धीरे पढ़ते जाइए, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बिंदास होकर पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। जब तक स्कूलें नहीं खुल रही हैं तब तक आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ते रहिए। जैसे स्कूलें ऑन हो जाएंगी, ऑफलाइन कक्षाएं होंगी, वहाँ आपको पूरी की पूरी स्टाफ के जितने भी जो टीचर्स हैं वो आपके संपर्क में होंगे, तो आपकी भी आदत बनी रहेगी। अभी क्या घर से बाहर आप जा नहीं सकते हो, तो आपका एक ही क्राइटेरिया है, या तो आप ट्यूशन के माध्यम से पढ़ रहे होंगे या आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े होंगे। ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगता है वो पढ़ते हो, टीचर कह नहीं सकता क्योंकि आपके वो संपर्क में नहीं है। ऑफलाइन क्लास में जो टीचर पढ़ाता है वो आपका होमवर्क भी चेक करता है, आपको प्रॉपर पढ़ाता है, पूछ भी है। अब ऑनलाइन क्लास में हम तो जो बता देते हैं, अब आपने कितना गेन करते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारी तरफ से जो कोशिश होती है वो हम ऑनलाइन के माध्यम से बता दिया, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना गेन किया आपने, कितना इस चीज़ को समझा, कितनी आपने प्रैक्टिस की। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं या व्यूअर्स हैं या और भी हैं, उनको आप मोटिवेट करें और लगातार पढ़ते रहिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो दोबारा पढ़िए आप, और लगातार प्रैक्टिस करोगे तब कुछ सीखने मिलेगी। एक दिन में कुछ नहीं सीख पाओगे आप, अभ्यास करते रहिए और वीडियो आपके पास आते रहेंगे नए नए, आप पढ़ते रहिए। जो भी अगर आपकी कोई समस्या हो कमेंट्स में डाल दीजिए। थैंक यू।